हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल सेल्फ हेल्प स्कूल। और आज से जो है वो मैं हर डेली एक एक वीडियो डाला करूँगा जो कि आपके एक एक टॉपिक से रिलेटेड होगी। और करीब करीब ट्वेल्थ में या मैं टेंथ में अगर मैं कहूँ तो करीब ग्रामर और वोकेबलरी के पोर्शन मिला के करीब करीब 10 या 15 आपकी वोकेबलरी की टॉपिक्स हैं। तो उसमें एंटोनिम से पूछा जाता है, सिनोनिम से पूछा जाता है। तो उसके हिसाब से मैं आपको एक दिन में एक टॉपिक और एक क्लास में ख़त्म कर रहा होगा और वो चीज़ आपको बड़े अच्छे से करनी है। तो आज अगर मैं बात करूँ तो हमारी पहली क्लास जो है वो अपनी एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस की रहने वाली है। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि एक्टिव एंड पैसिव होता क्या है, जैसे आपने कभी टेस्ट देखा होगा, मैं साइकिल चला रहा हूँ, या फिर एक तो टेंस ये है, एक सेंटेंस ये हुआ कि मैं अपनी गाड़ी रिपेयर करवा रहा हूं। तो इस दोनों जो हमारे सेंटेंस हैं, इन दोनों के दोनों सेंटेंस में सबसे मेन काम जो कौन कर रहा है वो कर रहा है सब्जेक्ट। तो जिस जगह सब्जेक्ट सबसे ज्यादा प्रीफर होगा वह एक्टिव वॉइस कहलाएगी हमारी। जैसे लेकिन अगर मैं कहूं कि गाड़ी की रिपेयर मेरे द्वारा कराई जा रही है, तो इसमें या फिर साइकिल मेरे द्वारा चलाई जा रही है, या फिर पार्टी मेरे द्वारा कराई जा रही है, तो इन तीनों की तीनों सेंटेंस में जो मेन हमारा प्रीफर जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो एक्टिव वॉइस है हमारी एक्टिव वॉइस, वो एक्टिव वॉइस जो है उसमें मेन क्या रहेगा हमारा, दैट इज सब्जेक्ट। ये मेन जो होगा, यानी कि एक तरीके से मैं इसे कहूं तो इसको होगा, इसका मतलब होगा कर्ता प्रधान। किसका मतलब, जो एक्टिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस में सबसे ज्यादा काम करेगा वो करेगा आपका सब्जेक्ट का। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस होता है आपका जो मेन जो इसमें पार्ट होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया फिर, जैसे कर्म प्रधान, यानी कि इसमें जो प्रधान जो मेन जो प्रिंसिपल का काम करेगा वो करेगा आपका ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं एक टेंस लूं छोटा सा, आई ड्राइव ए कार, यानी कि मैं एक कार चलाता हूं। ठीक, अब ये जो सेंटेंस है इसमें सबसे मेन जो काम कर रहा है वो हमारा कौन कर रहा है बताओ, सब्जेक्ट। मैं एक कार चलाता हूं, तो जो मैं जो सब्जेक्ट है ये कैसा काम कर रहा है, इसका इसका प्रिंसिपल का काम कर रहा है, यानी कि मेन पॉइंट का काम कर रहा है। इस वजह से ये जो टेंस है वो कौन सा कहलाएगा, हमारा एक्टिव टेंस। अगर मैं इसका पैसिव बनाऊं तो पैसिव कैसे बनेगा बताओ, एक कार इज ड्राइवन बाय मी। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे द्वारा, या मैं अगर इसे ऐसे लिखूं कि एक कार मेरे द्वारा चलाई जा रही है। या चलाई जाती है ना, चलाई जाती है वो भी हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस जो है वो सबसे ज्यादा काम आते हैं, यानी कि कोई सेंटेंस आपका ऐसा आ जाए जिसमें कर्म जो ऑब्जेक्ट है वो मेन काम कर रहा है, तो उसमें हमेशा कौन सी वॉइस यूज करनी है, हमें अपनी पैसिव वॉइस ही यूज करनी है। और किसी भी सेंटेंस को कहने के लिए हमारे पास केवल दो ही तरीके हैं, या तो वो एक्टिव वॉइस में होगा या वो पैसिव वॉइस में होगा। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी सबके। चलिए, अब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट आता है मेरा कि पैसिव वॉइस जो है वो किन किन सेंटेंस की बनती है। सबसे पहला पॉइंट जो है, यानी कि अगर मैं एक्टिव से पैसिव बना रहा हूं तो पैसिव बनाने के लिए मेरे पास कौन सी एक चीज है जो मेनली उसमें होनी चाहिए। तो बताओ, आपको एक बात तो पता है कि जब मैं पैसिव में बनाऊंगा तो पैसिव में सबसे मेन क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट। यानी कि एक सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखने के लिए मुझे उसमें सबसे मेन क्या पता होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्ट। यानी कि उसमें एक ऑब्जेक्ट
आना चाहिए। यहीं पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे वर्ब है यानी कि क्रिया, ये दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी ट्रांजिटिव और दूसरी होती है आपकी इंट्रांजिटिव। ठीक, ये दो वर्ब होती हैं आपकी। अगर मैं बात करूं इंट्रांजिटिव माने क्या होता है, ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक। क्या होता है, सकर्मक। और इंट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, अकर्मक। स मतलब सह या साथ, और कर्म माने ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसी क्रियाएं जिनके साथ या जिनके सेंस को पूरा करने के लिए किसकी जरूरत पड़े, बताओ, ऑब्जेक्ट की। सकर्म यानी किसकी जरूरत पड़े, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, वो क्रियाएं कौन सी कहलाती हैं, ट्रांजिटिव। और ऐसी क्रियाएं जिनको अपने सेंस को पूरा करने के लिए, अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब एक बात बताओ, जब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो ऑब्जेक्ट उसमें लगेगा नहीं, और पैसिव बनाने के लिए कम से कम क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट तो मेन है उसका। तो इसका मतलब जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होंगी उनका जो पैसिव वॉइस है वो नहीं बनेगा, और जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होंगी उनका पैसिव वॉइस बनेगा। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो जैसे अगर मैं टेंस कहूं आई वी, यानी कि मैं रोता हूं, ये टेंस है छोटा सा, मैं रोता हूं इंडेफिनिट का टेंस है, ये टेंस है। अब एक बात बताओ, रोने, जब भी आपको ये ट्रांजिटिव और अकर्मक ये छांटनी हो तो आप दो वर्ड यूज करना, एक तो क्या और एक कौन। इन दोनों वर्ड में आपका अगर ये दोनों के दोनों सेंस बैठ रहे हैं तो वो क्रिया आपकी ट्रांजिटिव बैठेगी, और नहीं तो वो आपकी इंट्रांजिटिव रहेगी। बताइए, कौन रो रहा है, कौन रोता है, आई, मैं। तो बताओ कौन तो लागू हो, कौन अप्लाई हो गया। दूसरा, क्या रोता है, बताओ कोई सेंस है, क्या रोता है, तो ये यहाँ पर सेंस नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये जो वीप जो क्रिया है वो हमारी कैसी है, इंट्रांजिटिव। और दूसरा बताओ, रोने का काम कहाँ खत्म आके हो गया, मैं, रो कौन रहा है, मैं, यहीं पर इसका काम खत्म हो गया, तो इसका मतलब इसका अर्थ केवल सब्जेक्ट पर आकर खत्म हो गया, तो ऑब्जेक्ट जरूरत नहीं है, तो ये हमारी कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे मैं लिखूं आपके पास आई राइट, यानी कि मैं लिखता हूं। अब एक बात बताओ, मैं लिखता हूं, कौन लिखता है, कौन लिखता है, मैं, कौन आ गया, क्या लिखता है। अब बताओ यहां पर क्या का सेंस है कि नहीं, कि मैं ऑब्जेक्ट लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या लिखता हूं बताओ, ए लेटर, यानी कि राइट का जो इफेक्ट है वो भाई कौन राइट कर रहा है, मैं, क्या राइट कर रहा है, लेटर। यानी कि जब एक वर्ब का इफेक्ट उसके सब्जेक्ट के साथ साथ उसके ऑब्जेक्ट पर भी पड़े तो वो क्रियाएं कौन सी कहलाती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, यानी कि जो पैसिव वॉइस बनेंगी वो केवल कौन से क्रिया की बनेगी, बताओ, ट्रांजिटिव वर्ब की बनेगी। ये आपको ध्यान रखनी है चीज। और इंट्रांजिटिव वर्ब की कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन लगाने के बाद वो इंट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव की तरह काट करते हैं, जैसे कि लुक एट हो गया, डिग फॉर हो गया, ऐसे। तो आपको केवल अभी इतना समझना है, क्योंकि हमारे बोर्ड के पेपर आने वाले हैं, तो 9th 11th 12th सब में पूछी जाती है, बोर्ड के पेपर 10th 12th के होने वाले हैं, एनुअली भी 9th और 11th उन सबके में आते हैं वैसे वॉइसेस। तो बोर्ड के में दोनों में आएंगे, कन्फर्म है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो। तो आपको एक एक चीज ध्यान से समझनी है। उम्मीद है ये वर्ब का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, चलिए मैं इसे हटा देता हूं थोड़ा। तो इतनी बात आपको समझ में आ भी सके, चलिए एक मिनट। देखिए, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद अगर मैं बताऊं तो पैसिव वॉइस जो है वो किसकी बनती है, ट्रांजिटिव वर्ब की। ठीक, अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैं आपको 5 नियम बता रहा हूं। देखो, पैसिव वॉइस हमें किन किन की सीखनी है, असर्टिव की, दूसरा इंटेरोगेटिव की, और तीसरा इंपेरेटिव की।
इन तीनों से ही पेपर में आ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन तीन की पैसिव वॉइस में से आप पढ़ोगे तो इसमें से ही आपका पेपर 100% आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, चाहे वो किसी भी स्कूल का हो। अब अगर मैं बात करूं कि पैसे बनाने के लिए कौन कौन से नियम है, देखो किताब के हिसाब से पढ़ोगे बहुत सारी चीजें हैं उसमें, लेकिन मैंने जो एंड टाइम पे जो पढ़ने के लिए निकाला है वो आपके 5 स्टेप है, चाहे वो असर्टिव में हो, चाहे वो इंटरोगेटिव में हो, चाहे वो आपके इंपेरेटिव में हो। ये 5 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। अगर आपने ये 5 स्टेप फॉलो कर लिए तो आपका पैसिव वॉइस यकीनन निकल जाएगा। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, सॉरी 5 नहीं है, 4 है टोटल। सबसे पहले मुझे जो काम करना है वो करना है कि कोई भी सेंटेंस मेरे पास दे रखा है किसका, असर्टिव का। अभी मैं जो है वो पैसिव वॉइस किसकी बना रहा हूं बताओ, आपको असर्टिव की बनाना सिखा रहा हूं। और असर्टिव में क्या क्या होगा, असर्टिव में आपका अफर्मेटिव होगा यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य होगा, और नेगेटिव होगा यानी कि नकारात्मक वाक्य। इन दो की पैसिव वॉइस अभी मैं आपको बता रहा हूं, फिर आगे चल के इंटरप्रेटिव इंपेरेटिव की बात करेंगे, लेकिन बाकी के रूल ये सब में सेम ही है आपके। सबसे पहले मुझे जो काम करना है वो ये करना है कि मैं जो भी सेंटेंस आएगा उसके सब्जेक्ट को किसमें बदलूंगा, ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको मैं किसमें बदल दूंगा, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मुझको क्या कर देने हैं, आपस में इंटरचेंज कर दें। आपको पहले रूल सीखने हैं सारे के सारे, उसके बाद मैं एग्जाम्पल कराऊंगा। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या लगानी है बताओ, हेल्पिंग वर्ब, जो टेंस के अकॉर्डिंग, एक तो आपको दे रखी होगी उसमें, उसको हटाकर पैसिव वॉइस में, जैसे कि मैंने आपको अभी एक टेंस कराया था उसमें क्या लगने लग गया था, इज एम आर, है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या लग गया था, इज एम आर। उसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब में कौन से टेंस के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब लगेगी वो आपको इसमें पढ़नी है। चलिए, क्योंकि इम्पेरेटिव में तो खैर सब में वही लगती है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, डू होती है वैसे, लेकिन मेनली जो है वो असर्टिव और इंटरोगेटिव में चीज लागू होगी। अब हाँ चलिए, तीसरा वो है हमारी क्या, मेन वर्ब। मेन वर्ब में मुझे हमेशा पैसिव वॉइस में क्या यूज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि क्या यूज करूंगा मैं, पास्ट पार्टिसिपल। इसको क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो मेन वर्ब जो है मैं क्या यूज करूंगा बताओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करूँ, ठीक। और चौथी जो चीज है वो ये है कि जो ऑब्जेक्ट में लिखूंगा, यानी कि जब मैं सब्जेक्ट को आके ऑब्जेक्ट में चेंज करूंगा, इस ऑब्जेक्ट से पहले मैं क्या लगाऊंगा बताओ, बाय। ऑब्जेक्ट से पहले मैं क्या लगाऊंगा, बाय। तो ये 4 रूल आपको सीखने हैं। ये 4 रूल अगर आपने सीख लिए तो आसानी से आपकी पैसिव वॉइस जो है वो निकल जाएगी। अब इसमें से दिक्कत कौन सी उसमें चीज आएगी, देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप सब चेंज कर लोगे अपने हिसाब से। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सबको याद होंगी, क्योंकि 11 12th में होंगे तो 12th में होंगे तो याद तो होंगी, 10th में भी याद होनी चाहिए। और तीसरा ऑब्जेक्ट से पहले बाय, ये 3 रूल आप आसानी से कर लोगे किसी भी सेंटेंस में। मेन चीज आती है वो है ये हेल्पिंग वर्ब। अगर आप यहाँ पर पढ़ रहे हो इस चैनल पर तो किताब को लेकर बैठा करो, और जो भी मैं कराता हूँ उसको नोट करते चलो, आपके पेपर में बड़ा आसान रहेगा करने के लिए। तो मेन आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब मैं इस हेल्पिंग वर्ब को अगर आपको समझाऊं तो देखिए, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर रहा हूं। देखिए, हमारे कौन कौन से थे बताओ, पैसे बनाने के लिए हमारे पास जो रूल थे वे कौन कौन से थे। एक था आपका सबसे पहले सब्जेक्ट को किसमें बदलना, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को किसमें बदलना, सब्जेक्ट में। दूसरा क्या था हमारा, हेल्पिंग वर्ब का यूज। तीसरा क्या था हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और चौथा क्या था हमारा, आपका ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना, बाय लगाना। 10th में डायरेक्ट पूछेगा, और 11 जो 12th जो है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में एक टॉपिक है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन में से केवल 2 टॉपिक पढ़ने हैं, डिग्री और आपका एक्टिव पैसिव। इन 2 में से ही आपके पेपर में आ जाएगा, मैं डिग्री भी करा दूंगा इसके बाद। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 3 चीज आपको मिल गई, ये 3 चीज आप कर ही लोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लोगे, ऑब्जेक्ट लगा लोगे, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर लोगे। मेन आया क्या, हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो देखिए,
हमारे पास जो टोटल टेंस है वो कौन कौन से हैं? एक है हमारा प्रेजेंट, दूसरा है हमारा पास्ट और तीसरा है हमारा फ्यूचर। ठीक है, ये 3 टेंस है। पेन कॉपी हो तो बना लेना। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा टेंस हमारे टोटल कितने होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12। 3 नहीं होते। बहुत सारे बच्चों, क्योंकि वो तो छोटे बच्चों को समझाने का एक तरीका है कि एक पेड़ है, उसकी शाखा है ना, ये सब कुछ एक समझाने के बेसिस पे बच्चों को समझाया जाता है। आप बड़े हो गए हो, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस, अब टेंस जो है वो कितने होते हैं हमारे? 12। सेंटेंस कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑब्जेक्टिव, ये 5 होते हैं हमारे। इंडेफिनिट की मैं बात करूं, दूसरा मेरा कौन सा सेंटेंस है बताओ? कंटिन्यूअस। तीसरा क्या है मेरा? तीसरा है परफेक्ट। और चौथा क्या है मेरा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हमारे 4 टेंस होते हैं, इनके 3-3 हैं तो टोटल हमारे 12 हो जाएंगे। चलिए अब सुनिए, सबसे पहला जो सेंटेंस है वो हमारा कौन सा, वो बताओ? प्रेजेंट इंडेफिनिट का ना। किसका हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन मैं ये हेल्पिंग वर्ब बताओ किसकी बता रहा हूँ? हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूँ मैं पैसिव्स की, ना कि एक्टिव की। आपको ध्यान रखना है। अगर चाहिए वो तो कमेंट कर देना, मैं एक्टिव के भी सारे, मतलब जो भी टेंस होती है टेंस के भी लिखा दूंगा। सबसे पहले प्रेजेंट डेफिनेट की बात करूं तो सबको पता होगा क्या लगता है? डू डज लगता है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगता है। ये 2 ही रूल हैं। या फिर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सब्जेक्ट कैसा होता है? आपका प्लूरल होता है। तो अगर मेरे पास कोई एक्टिव का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा है, तो मैं उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊंगा बताओ? इज, एम, आर। क्या लगाऊंगा? इज, एम, आर। क्योंकि इसका भाई जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस बड़ा भैया है, तो ये कहता है कि ऐसा है, इज, एम, आर मेरी वर्ब है तो इनको रख लेंगे। अभी तो अपने पास रख ले, बाद में फिर मैं ले लूंगा। तो प्रेजेंट डेफिनेट जो टेंस है वो क्या कर देता है? इज, एम, आर अपनी प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो इज, एम, आर अपनी इंडेफिनिट को दे देता है। अब इसके पास क्या है? इज, एम, आर है। इज, एम, आर बची है, वृद्धि नहीं है, पूरी आधी है। अब जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है तो भाई इजेमआर तो सारी यहां यूज हो गई, तो यहां पर तो इजेमआर यूज नहीं हो सकती। तो यहां पर वो क्या करता है कि इस एम आर के साथ एक वर्ड और ले आता है, और वो किसका होता है बताओ? बी का। और बी का कौन सा होता है? आईएनजी फॉर्म, यानी कि जीरंड होता है, पार्टिसिपल भी होता है। मतलब क्या होता है? इज, एम, आर प्लस बीइंग लग जाता है, यानी कि बी में आईएनजी। बेसिकली ये सारी जो क्रिया है, वाज वर और आपकी इज, एम, आर, ये सारी सारी क्रिया किसकी होती है? बी की ही क्रिया होती है। ठीक। अब इज, एम, आर चलता है और साथ में क्या आ जाती है? बी। ये आपको दोनों समझ में आ गई होंगी। प्रेजेंट डेफिनेट अगर टेंस आए तो उसमें क्या लगाना है? इज, एम, आर। और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म सब में लगानी है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आए तो इज, एम, आर तो लगेगा, उसके साथ क्या लग जाएगा? बी। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की एक्टिव टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज और हैव। हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसमें भी कुछ कंफ्यूजन नहीं होना। हैज जब दे रखा है तो जो थर्ड फॉर्म उसमें वही उसमें भी यूज होगी, पैसिव। तो यहां पर अगर मैं परफेक्ट की बात करूं तो बताओ, हैज है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस अपनी एक वर्ब दे देता है, यानी कि हैज हैव के साथ क्या जुड़ जाता है? बीन। हैज हैव के साथ क्या जुड़ जाता है? अब बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन या हैव बीन। और हैज बीन हैव बीन तो यहाँ यूज हो गई। अब तो भाई ना तो बी की कोई क्रिया बची ना किसी की, यानी कि इसके पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं बची, और बिना हेल्पिंग वर्ब के टेंस बनता नहीं है ना। जब तक रूल, जब तक उसमें नहीं लागू होगा हेल्पिंग वर्ब वाला या मेन वर्ब वाला, तब तक वो बनेगी ही नहीं। तो यानी कि हमारे पास परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं बची, तो ये टेंस हमारा क्या हो गया? खत्म। अब आगे मैं बात करता हूं, यानी कि प्रेजेंट में केवल कितने टेंस की पैसे पहुंच बनी? 3 की। अब मैं आगे बात करता हूं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूं, क्या लगता है? डिड, नेगेटिव इंडेफिनिट, और वैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म सब में। तो इनमें जब आता है तो भाई जो कंटीन्यूअस, जैसे सेम इसमें कर रहा था, वो भी अपनी कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज वर्ब, है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज वर्ब, ये एक्टिव वाली है। तो इन वाज वर्ब को इसको दे देता है कि भाई तू रख ले।
तो बताओ पास्ट इंडेफिनिट का अगर कोई सेंटेंस आए तो उसमें मैं जब पैसिव में बदलूंगा तो मुझे हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, वाज या वर। अब वाज वर इसके पास है, यानी कोई टेंस अगर पास्ट कंटिन्यूअस का आया एक्टिव में तो वाज वर का आएगा, और वाज वर का आएगा तो उसमें क्या लगेगी, आईएनजी लगेगी। तो मुझे वाज वर के संग जैसे जैसे बी जोड़ी, इसमें भी क्या जुड़ जाएगी बताओ, बीइंग। इसमें भी क्या जुड़ जाएगी हमारी, बी। यानी कि जब वाज वर अकेला रह जाता है, इसे हमारे वाज वर अकेले रह गए तो उनके साथ कौन सी क्रिया जुड़ जाएगी, बी की क्रिया जुड़ जाएगी, बी की। आगे तो मेन जो मैं कर रहा हूं बताओ, बी की एक तो क्रिया है और खुद बी है, ये दो चल रही है मेन बेसिकली। अब मैं बात करूं तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में क्या होगा भाई, हैज हैव का पास्ट क्या होता है, हैड। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी, हैड। हैड तो किस में आएगी, एक्टिव में, लेकिन हम इसकी बना रहे हैं पैसिव में। तो बताओ ये जो परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला, ये भी क्या दे देगा, अपनी हेल्पिंग वर्ब को इसको दे देगा। यानी कि ये क्या हो जाएगी हमारी, हैड बीन, है ना, क्या हो जाएगी, हैड बीन। यानी कि अगर पास्ट परफेक्ट का कोई सेंटेंस दे रखा है, उसको जब मैं पैसिव में बदलूंगा तो हेड को किस में बदल दूंगा, हैड बीन में। अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करता हूं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की अगर मैं बात करूं तो हैड बीन की तो इसकी पहले से क्रिया होगी, और बताओ जब हैड बीन पहले से ही इसकी क्रिया है तो हैड तो उसकी यूज हैज हैव हैड एक अलग फॉर्म है और बी अलग फॉर्म है, लेकिन दोनों यूज हो गई परफेक्ट में। यानी कि इसके पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं बची, और हेल्पिंग वर्ब नहीं बची तो इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता, ये आपको ध्यान रखना। आगे मैं बात करूं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में सबको पता है क्या लगता है, विल शैल। विल शैल लगता है सेम कंटीन्यूअस अपना उदाहरण देगा। कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी या शैल बी। यानी कि और विल शैल तो इसके पास है, तो बताओ इसमें से क्या देगा, बी। यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो जाएंगी, विल बी या शैल। ठीक, समझ में आ गई ये चीज। आगे अगर मैं अब बताओ यहां पर कोई क्रिया बची क्या, विल शैल यूज हो गई फ्यूचर के, बी जो थी वो बी भी ऊपर चली गई, यानी कि इसके पास तो अब हेल्पिंग वर्ब बची नहीं, इसके पास तो विल भी शैल भी। और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं बची तो इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। आगे विल हैव क्या लगता है इसमें, विल हैव या शैल हैव। और विल हैव शैल हैव लगेगा, बताओ क्या लगेगा, विल और शैल प्लस हैव, ये इसकी एक्टिव की वर्ब है, लेकिन हम तो पैसिव में बना रहे हैं। बताओ ये उदाहरण देगा, यानी कि इसके पास क्या होती है, पहले से विल हैव बीन शैल हैव बीन होती है, और विल हैव शैल हैव इसके पास ऑलरेडी है, तो ये क्या दे देगा अपना बी, और इसमें भी दे दिया तो इसके पास कोई भी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब नहीं बचेगी। अगर मैं काउंटिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो पैसिव वॉइस जो बनती है वो कितने टेंस की बनती है बताओ, 8 टेंसेस की। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब आपको पढ़नी है, समझनी है, बिना इनके पैसिव वॉइस इम्पॉसिबल है। ठीक, उम्मीद है ये चीज सबके समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं हम। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल करके दिखाता हूँ इसके, देखते हैं बुक में मिल जाए तो। चलिए इनके बेसिस पे आपको बताना है। सबसे पहला अगर मैं सेंटेंस लिखूं, आई राइट ए लेटर, जो हमने उसमें लिया था वर्ब्स में, उसके आधार पे सिंपल सा है, आई राइट ए लेटर। बताइए कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले मुझे मेरा रूल क्या है बताओ, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी कि अगर मैं इसको बनाऊं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, ए लेटर, तो मैं क्या कर दूंगा, ए लेटर को कहां ले आऊंगा, आगे। और बताओ आई को कहां ले जाऊंगा, और आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसके 3 केसेस होते हैं, कौन कौन से, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड देन पजेसिव, और 3 उसके पर्सन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आई जो है वो कौन सा पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और आई यू वी दे थर्ड पर्सन। ये सब आपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे भले ही। तो आई तो यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे आया है, वर्ब से पहले आया है तो सब्जेक्ट की जगह पे, और सब्जेक्ट पे क्या लगेगा, आई। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट में ले जाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट की जगह लगेगा, और बताओ आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है ऐसे करके। दूसरा रूल क्या है, मैं लगाऊंगा हेल्पिंग वर्ब। बताओ टेंस किसका है, आई राइट। मैंने बताया था ना कि प्लूरल, अगर सब्जेक्ट कैसा हो,
वैसे आई सिंगुलर है लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग उसमें प्लूरल ही माना जाता है। तो राइट जो है वो क्या है, यानी कि इंडेफिनिट टेंस है, पर इंडेफिनिट में बताओ क्या लगता है, इज एम आर, पहले में क्या था इज एम आर, ए लेटर के साथ क्या आएगा, इज आएगा, है ना। अगर यहाँ पर प्लूरल कोई सब्जेक्ट होता तो फिर आर लगती और आई होता तो क्या हो जाता आपका एम। बताओ ए लेटर इज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। और बताओ फिर उसके बाद इसको मैं आगे लिख लेता हूं, बताओ जो मी है उस मी से पहले क्या लग जाएगा आपका बाय। समझ में आई इतनी बात। चलो एक तो सेंटेंस और करते हैं इसके ऊपर। यू आर बीटिंग, यानी कि तुम मुझे पीट रहे हो। बताओ कैसे बनाऊंगा मैं, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है मेरा यू, ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास मी। बताओ जब मैं मी क्या करूंगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज, मी क्या है ऑब्जेक्ट है, आगे लाऊंगा सब्जेक्ट की जगह पे तो क्या लग जाएगा आई। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, पेपर में छोटी छोटी गलती ध्यान रखनी है। बताओ टेंस किसका है, एजेमआर तो पहले से दे रखा है इसमें, यानी कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और जब एजेमआर पहले से दे रखा हो तो उसमें हम क्या जोड़ देते हैं, याद करो बीम, है ना, क्या जोड़ देते हैं बीम। आई के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा एम, और एम के साथ क्या लग जाएगा हमारा बीइंग, ठीक है। फिर उसके बाद बताओ दोनों लग गए, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगी, बताओ बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीटन, बीट बैट बीटन। बताओ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करूंगा, यू ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा बाई यू। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के समान होते हैं यू के, वजह से भी और हो जाता है, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत किसी को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। मैं एक टेंस लेता हूं, दे किल्ड द स्नेक, दे किल्ड द स्नेक, बनाइए इसे। बताओ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज। बताओ क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है द स्नेक, सबसे पहले क्या आ जाएगा बताओ द स्नेक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब किल्ड, सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है ध्यान रखना, अगर हैज आया था तो थर्ड फॉर्म हो जाती। सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म किसमें होती है, केवल एक ही टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है, वो है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट जब हमने बदला था तो क्या लगा था उसमें, वाज वर्ब है ना, कंटीन्यूअसली ऊपर दे दिया था। जब कंटीन्यूअसली ऊपर दे दिया तो इसने के अकॉर्डिंग उसमें क्या लग जाएगी वाज, इसने के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगी वाज, वाज लग गई। वाज के बाद बताओ हम इसमें क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, किल्ड थर्ड फॉर्म सेम ही होती है, किल्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म। और फिर क्या है बताओ दे, और दे का ऑब्जेक्ट किस क्या होता है बाई देन, ये मैं बता चुका हूं, ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या लगाना है बाई। यहां तो समझ में आ गया। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल he had completed his project, he has completed his project। बताओ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अगेन वही चीज है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो जहां पर भी कोई पजेसिव प्रोनाउन ने दे रखा है ना, पजेसिव, पजेसिव के बाद कोई ना कोई आपका क्या होता है, जो पजेसिव जो होता है उसके बाद क्या दे रखा होता है प्रोजेक्ट, यानी एक नाउन है। तो जहां पर भी ये आ जाए ये तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं, जैसे माय फादर है ना, माय फादर माय मदर, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा पूरा हो गया, तो माय क्लास में से आप क्लास और माय को अलग अलग तो कर नहीं सकते क्योंकि एक ही है मेरी कक्षा। तो हिज प्रोजेक्ट हमारा पूरा चलेगा। बताओ सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हिज प्रोजेक्ट। आगे मैं बात करूं हेड है, बताओ किसमें बदलेगा, हैड बीन, बताया था ऊपर वाली नीचे वाली वर्ब ऊपर आ जाएगी, हैड बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड का कंप्लीटेड क्योंकि एक्टिव में भी कंप्लीटेड ही लगता है। और बाई ही का क्या हो जाएगा हिम, ऑब्जेक्टिव से होता है ही का हिम।
ठीक है, यहाँ तक असर्टिव सबके समझ में आ गई। असर्टिव में अफर्मेटिव है ये बेसिकली। अब एक दो एग्जांपल मैं नेगेटिव का भी करा देता हूँ। I did not win the match. I did not win the match. ठीक है, कौन सा टेंस है? नेगेटिव का। नेगेटिव में आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, चाहे वो कितने भी वर्ड्स की हो, जैसे हैज हैव हैड वन वर्ड के, इज एम आर वन वर्ड के, चाहे एक शब्द के हो या दो शब्द, जैसे हैड बीन दो शब्द आ गए, हैज बीन हैव बीन दो शब्द आ गए, विल बी शैल बी दो शब्द आ गए, विल हैव शैल हैव, या फिर तीन शब्द के कौन से? विल हैव बीन, विल हैव बीन, तीन शब्द हो गए। नॉट हमेशा पहले वर्ड के बाद में ही लगता है, आपको ये बात ध्यान रखने के बाद में कि जब भी हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा शब्दों की है तो नॉट हमेशा पहले वाले शब्द के बाद ही लगेगा। और जब हम उसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो जहां से नॉट उसको अलग कर रहा है उससे पहले वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी सब्जेक्ट से पहले। जैसे विल बी है, नॉट कहाँ लगेगा? विल नॉट बी, यानी कि विल नॉट बी तोड़ेगा उसको दो पार्ट्स में। तो जो विल जो आया है, अगर इंटरोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आगे जाती है, तो जहां से नॉट तोड़ रहा है, कहां से तोड़ेगा? विल नॉट बी, यानी कि विल बी को बीच में से, तो विल उसके टेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा और बी अपने जगह पर ही रहेगा। आपको ध्यान रखनी है चीज। तो यानी कि सबसे पहले अगर मैं अपने रूल्स को अलाउ करूं तो सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, क्या हो जाएगा आगे? द मैच। टेंस कौन सा? डिड, किसमें आ गया? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में चला गया तो पास्ट इंडेफिनिट बताओ क्या लगेगी? वाज वर, है ना? क्या लगेगी? वाज वर। तो द मैच के साथ क्या लग जाएगा? वाज। हेल्पिंग वर्ब आ गई, एक शब्द की है, तुरंत क्या लग जाएगा? नॉट। एक शब्द के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल की थर्ड फॉर्म क्या लगती है? वन। पैसिव वॉइस में सब में थर्ड फॉर्म लगानी है। और बताओ बाई मी। समझ में आएगा? इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरा, एक दो सेंटेंस में और करवाता हूं पहले इसके। ही हैज नॉट bought a scooter. He has not bought a scooter. ये आपके लास्ट टाइम की पढ़ाई है, तो सीरियसली एक एक चीज आपको बिना स्किप करते हुए देखनी है, क्योंकि क्या पता कोई रूल मैं बोलूं और आपके दिमाग में से निकल जाए। तो आराम से कॉपी पेन लेके बैठो, एक क्लास करो, ज्यादा नहीं, आराम से आपका 15-20 दिन में पूरा इंग्लिश जो है वो कवर हो जाएगा, आपने अगर ये वीडियोस को देख लिया तो। तो ही हैज नॉट बॉट अ स्कूटर, बताओ सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? ए स्कूटर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? अच्छा देखो, हैज है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज लगेगी, लेकिन बदलेगा क्या? हैज बीन है ना, नीचे वाली ऊपर दे देगी। और हैज बीन जब लगेगा तो नॉट कहां से तोड़ेगा? नॉट कहां लगेगा? पहले शब्द के बाद, यानी कि पहली हेल्पिंग वर्ब आ गई क्या? हैज। हैज के तुरंत बाद क्या लग जाएगा? नॉट। और बताओ फिर उसके बाद क्या लगेगी? बीन। यानी कि हैज बीन को जो तोड़ेगा वो नॉट कहां से तोड़ेगा? बीच में से। और अगर ये टेंस इंटरोगेटिव का होता तो यहां से मैं इस हैज को हटा के क्या ले आता? आगे। और नॉट बीन अपनी जगह पर होता, नॉट भी नहीं होता तो बीन भी कहां लगता? सब्जेक्ट के बाद। ये आपको ध्यान रखनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, बाई की सेकंड फॉर्म, बाई की थर्ड फॉर्म है तो बॉट का बॉट ही रहेगा। और बताओ ही दे रखा है तो बाई है। समझ में आ गई यहां तक बात? चलिए, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों कंप्लीट हैं, इनमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन होना नहीं है, एक बार और देख लेना अगर नहीं समझ में आए तो। चलिए, अब मैं बढ़ता हूं आगे। अब मैं आपको कराता हूं आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव हो गए, नेगेटिव हो गए, अब आते हैं आपके इंटरोगेटिव। देखो, इंटरोगेटिव में सेम वही रूल है। एक तो कौन सा होता है? हमारे हेल्पिंग वर्ब वाले, हेल्पिंग वर्ब यानी कि क्या वाले, ठीक। दूसरा कौन सा होता है हमारा? WH वर्ड वाले, यानी कि जो मिडिल में क्या होते हैं? कौन, कैसे, ऐसे वर्ड आते हैं वो।
और तीसरा हमारा जो होता है वो हमारा क्या होता है बताओ, जहां पर जो WH वर्ड है वो किसका काम करता है, सब्जेक्ट। ठीक, ये ध्यान रखिए। और इसके बाद मैं बात करूं, रूल चारों की चारों यही लग रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। और इसके अलावा जैसे कि अब मैं एक आध टेंस आपको करके बताऊं, जैसे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से कैसा होगा टेंस, हेल्पिंग वर्ब से जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई बताओ इसका क्या होगा, इज यू, इज ही राइट, राइटिंग ए नोवेल, क्या वह एक नोवेल लिख रहा है, इज ही राइटिंग ए नोवेल। ये टेंस जो है वो किससे चालू हुआ है बताओ, हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, मैं इसके दो तरीके बता रहा हूं, दोनों ध्यान रखनी है। तो ये आपको किससे चालू करना है, देखो एक तो ये है कि डायरेक्ट हमें बताओ, एक बात बताओ, अगर एक्टिव वॉइस जो है वो किसमें है, 1 सेकेंड, अगर एक्टिव सेंटेंस जो है वो किसमें है बताओ, एक्टिव किसमें है आपका, इंटेरोगेटिव में। एक्टिव टेंस किसमें है, इंटेरोगेटिव में है। तो जो पैसिव वॉइस बनेगी वो भी किसमें होगी, इंटेरोगेटिव में, नॉर्मल सी बात है। अब एक बात बताइए, जब जो मैं पैसिव में बनाऊंगा इंटेरोगेटिव में, तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यानी कि मुझे ये तो पता हो, ये तो मैंने अभी पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होनी है पैसिव वॉइस में। अगर मैं इसको देखूं, एक बात बताओ, यहाँ पर इज है, इज किसके अकॉर्डिंग है, ही। पैसिव वॉइस का पहला रूल क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज। ऑब्जेक्ट क्या है, ए नोबल, यानी ए नोबल आगे आएगी। ए नोबल जब आगे आएगी तो हेल्पिंग वर्ब ए नोबल के अकॉर्डिंग लगेगी। और जब मैं इज को हटाऊंगा तो क्या लगेगी बताओ, इज बीइंग या आर बीइंग या एम बीइंग, इन तीनों में क्या जुड़ जाएगा, बी। ए नोबल के साथ इज ही आएगी। और मैंने आपको अभी बताया था कि जब दो हेल्पिंग वर्ब, दो वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब हो, तो एक तो आगे आएगी, जहां अब बताओ इज बीइंग को नॉट कहां से तोड़ेगा, इज नॉट बीइंग, बीच में से एक शब्द के बाद, तो इज तो आगे आ जाएगी और बीइंग अपनी जगह पर रहेगी। यानी कि अगर मैं इसको बनाऊं तो सबसे पहले तो इज ही आएगा, दूसरा क्या आएगा बताओ, फिर सब्जेक्ट आगे आएगा, तो क्या हो जाएगा, इज ए नोबल। या तो समझ में क्या किया हमने, हेल्पिंग वर्ब लगाई है। अब बचा क्या, अभी हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट बचा है, क्या, बीइंग। क्या बचा है बताओ, बी। तो टेंस क्या बना, इज ए नोबल बी। अगर ये अफर्मेटिव होता तो क्या होता, ए नोबल इज बी। नेगेटिव होता, ए नोबल इज नॉट बी। और बताओ मैंने अभी बताया था, नॉट जहां से तोड़ेगा वो हेल्पिंग वर्ब आ गया जाएगी, इज जो यहां पर तोड़ता वो इज कहां गई, यहां। टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव में भी यही है, पेपर में ऐसे दे रखा होगा, आपको ऐसे चेंज करना है। बी वर्ब की थर्ड फॉर्म राइटिंग है, क्या हो जाएगी, रिटन। ध्यान रखिए, राइटिंग में एक टी आती है और रिटन में डबल टी आती है, ध्यान रखना आपको, रिटन। और बताओ क्या हो जाएगा, बाई, ही का क्या हो जाएगा, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। समझ में आई ये बात। दूसरी अगर मैं करूं, थोड़ी लेंथी है लेकिन पेपर में सटीक बैठती है बिल्कुल। सबसे पहले आप क्या करो, इसको अफर्मेटिव में बदलो, ये इंटेरोगेटिव है फिलहाल, अफर्मेटिव में बदलो, है ना, किसमें बदलो, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बनाने का रूल क्या है, अफर्मेटिव बनाने का रूल है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां पर इंटेरोगेटिव का क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यूएच वर्ड है तो डब्ल्यूएच वर्ड लगाना है। बताओ सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। क्या है, ही। वर्ब के दो पार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, इज। मेन वर्ब क्या है हमारी, राइट। और राइट में क्या जुड़ा हुआ है, राइट ए नोबल। ये हमारा टेंस है किसका, अफर्मेटिव का। ये अभी इंटेरोगेटिव है, हमने इसको केवल किसमें, पैसिव में नहीं बदला, केवल इसको बदल दिया अफर्मेटिव। अब इस अफर्मेटिव को मैं पैसिव में बदलूंगा। बताओ पैसिव में कैसे बनाएंगे, हम जब से बनाते आ रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ए नोबल। इज हमारे पहले से दे रखा है तो एच के साथ क्या जुड़ जाएगा, बी। अगर प्लूरल होता तो आर के साथ भी जुड़ जाता, आई होता तो एन के साथ भी जुड़ जाता। राइटिंग है, क्या हो जाएगा, रिटन। राइटिंग के साथ क्या हो जाएगा, रिटन। और बताओ क्या हो जाएगा, बाई। ये आप सब कर ही लोगे। अब ये तो बना है अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस, है ना, किसका बना है, अफर्मेटिव का पैसिव। हमें किसमें बनाना है, इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव में क्या होता है बताओ, यहाँ पर क्या चेंज है, इन दोनों में क्या चेंज है, इन दोनों में चेंज ये है कि इसने अपने हेल्पिंग वर्ब को कहाँ रख दिया है, आगे उठा के। तो हम भी अपनी हेल्पिंग वर्ब को आगे उठा के रख दें, है भाई।
बताओ क्या हो जाएगा, इज रख दी मैंने आगे, इज ए नोवेल, उसके बाद इज हटा दी, बीइंग अपनी जगह पे ही है, बीइंग रिटन बाई हिम। बताओ यही आई कि नहीं आई, आई ना। यानी कि हमें कुछ नहीं करना, या तो अपर डायरेक्ट आना चाहिए करना जो हमने रूल सिखाए अभी हेल्पिंग वर्ब वाले सब तरीके से, या फिर आप इसको खोल दो, इसको अफर्मेटिव बनाओ, अफर्मेटिव को पैसिव में बनाओ, और जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर अगर दो शब्दों किया तो पहला शब्द आगे, और एक किया तो वो पहला एक शब्द भी आगे ही आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इसकी समझ में आ गई होगी। एक दो टेस्ट में इसके और भी कराऊंगा। अगर मैं WH वर्ड की बात करूं, कुछ भी नहीं करना आपको, जैसे एक टेंस आ जाए आपके पास, वाई आर यू कॉलिंग मी, वाई आर यू कॉलिंग मी, एक ही टेंस है इंटरोगेटिव का, इसमें क्या आया है WH वर्ड। एक टेंस समझा दूंगा, ज्यादा दिक्कत नहीं करनी आपको, ये चीज समझ में आ गई, इस चीज को आप निकाल लोगे बस, ये भी निकल जाएगा। बताओ क्या करो, WH वर्ड जो भी है उसको हटा दो, जो भी WH वर्ड आगे रखा हो उसको हटा दो, क्या बचा टेंस, आर यू कॉलिंग मी, ये टेंस बचा है आपके पास। अगर इस सेंटेंस को बनाओ तो ये तो इसी की तरह से बनेगा। बताओ आर यू कॉलिंग मी है, तो आर तो किस में आता है, एम आर में, कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जब मैं बदलूंगा तो इज एम आर में क्या जुड़ जाएगा, केवल बीइंग, है ना, इज एम आर में क्या जुड़ जाएगा, बीइंग। अच्छा, आर से चालू हुआ है तो टेंस भी पैसिव वॉइस का, जो पैसिव वॉइस का टेंस चालू होगा वो भी हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा। मी आगे आएगी तो मी के साथ क्या आएगा, एम, मी के साथ क्या आएगा, एम। मी क्या होगा, आई, मी किस में बदल जाएगा, आई में। बताओ एचएमआर में तो चेंज होगा, लेकिन उसके साथ क्या जुड़ेगा, बीइंग, तो बीइंग भी तो रहेगा ना, बीइंग। दो शब्द हैं, एक आगे आ गया एक पीछे रह गया सब्जेक्ट के पास। बताओ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉल्ड, और बाई क्या है, यू, तो बाई यू। समझ में आ गई बात है, चलिए। और मैं बात करूं तो जैसे एक टेंस अगर मैं लेता हूं आपका, हाउ डू यू टीच मी, तो मुझे कैसे पढ़ाते हो, हाउ डू यू टीच मी। ठीक है, एक ये सेंटेंस है, इसको अगर मैं बनाऊंगा पैसिव वॉइस में, बताओ कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले हाउ WH वर्ड हटा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, डू यू टीच मी टेंस है। बताओ डू जो है वो किसमें लगता है, इंडेफिनिट में, बदलूंगा तो किसमें बदलेगा, इज एम आर में, अब बी नहीं जुड़ेगी क्योंकि इज एम आर का नहीं है, डू डस का है। इज एम आर, मी आगे आएगा, क्या आएगा आगे, मी आगे आएगा तो मी के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगी, एम, एम के बाद सब्जेक्ट है आई, मी आगे आएगा आई हो जाएगा। क्या लगेगा बताओ, अब बीइंग वगैरह लगेगा नहीं, क्योंकि ये इंडेफिनिट टेंस है। अगर इज एम आर यहाँ होता तो इसमें बी लगता। वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। और बताओ फिर जो सब्जेक्ट है क्या, यू जाएगा, यू यहाँ आ जाएगा, और यू से पहले क्या जुड़ जाएगा आपका, वाई। ठीक, जो वाई जुड़ गया है, अब एक बात बताओ, जो WH वर्ड हटाया है उस WH वर्ड को आप कहाँ रख दो, आगे। जैसे इसमें रह गया था, सॉरी, ये भी आप क्या करना है, जो आपने WH वर्ड हटाया है उस WH वर्ड को केवल आगे पुट कर दो, आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात, उम्मीद है सबके समझ में आ रही होगी ये चीजें। चलिए, अब मैं इसके थोड़े बता देता हूँ आपको, ज्यादा बड़ा रूल है नहीं वैसे, पर पेपर में पूछता है। जैसे टेंस है जहां पर WH वर्ड किसका काम करें, सब्जेक्ट का, है ना, WH वर्ड किसका काम करें, सब्जेक्ट का। एक टेंस है जैसे हु टीचर्स यू, यानी कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीचर्स यू, पढ़ाता कौन है, कौन ही पढ़ाता है, यानी कि WH वर्ड जो है वो किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। जब भी कोई सेंटेंस में ऐसा वर्ड सब्जेक्ट का काम करे तो आप डायरेक्ट उसको बाई प्लस ऑब्जेक्ट में जोड़ दो, यानी कि बाई और जो भी इसमें वर्ड है वो उसको जोड़ दो। बताओ क्या हो जाएगा, हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, बाई हूं, क्या होता है, बाई हूं। ये तीन वर्ड हैं, हु, हुम और हुज। जैसे आई है, आई, मी और माई, आई कौन सा केस, सब्जेक्टिव, ऐसे ही आई की जगह हु क्या है, सब्जेक्टिव केस, है ना, सब्जेक्ट जगह पे आया है। उसका क्या है, होम, और आई का क्या होता है, मी। तो बताओ मी हमने जो लगाया, आपने देखा मी,
तो मी जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, लेकिन यूज से पहले क्या आ गया, बाई आ गया। यानी कि जब हम बाई लगाकर जोड़ेंगे तो कौन सा केस यूज होता है, ऑब्जेक्टिव। तो हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या है हमारे पास, हुम, ये आपको ध्यान रखना है। और पजेसिव जैसे माई है, माई का क्या हो जाएगा आपका, माई का हो जाएगा हुज, है ना, माई का क्या हो जाएगा, हुज हो जाएगा, ध्यान रखना। अब इसमें लगेगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। भाई बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। अच्छा बाय हुम ये तो खत्म हो गया, लेकिन ये अभी ऑब्जेक्ट लिखा है, ध्यान रखना इस बात को। अभी हमने सब्जेक्ट पुट नहीं किया, ये आप ये समझ लो कि हमने हु को हटा के डायरेक्ट हुम में चेंज कर दिया, बाय हुम। इसके बाद अब क्या आएगी, इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, ईएस, यानी कि कौन सा टेंस है, ऐसे ईएस किस में लगता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट में क्या लगता है, डू या डस, या फिर एस या ईएस, दो चीज लगती है। जब मैं इसको बदलूंगा तो एचएमआर लगेगी। और बताओ यू को जब मैं आगे लेके आऊंगा तो एचएमआर में से कौन सा आएगा, आर। तो बाय हुम आर, सब्जेक्ट आगे आएगा, है ना, देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही तो सब्जेक्ट आया है, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई, और ये क्या हो जाएगा, यू। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट पहले ही बदल चुके हैं, यहाँ पर हमने बाद में बदला, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम डायरेक्ट पहले ही बदल चुके हैं, ठीक है। आर यू और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक है। एक टेंस आप करके देखो, हु ड्रिंक्स मिल्क, हु ड्रिंक्स मिल्क, बनाइए कैसे बनेगा। चलिए बना लिया होगा वैसे। एक बात बताओ, सबसे पहले हु किस में बदलेगा, बाई हुम, ठीक। उसके बाद क्या लगेगा बताओ, ड्रिंक्स, ऐसे ही यस, वही अगेन वही टेंस है, क्या लग जाएगा, एजएमआर में से, बताओ मिल्क आगे आएगा, मिल्क कैसी नाउन है, मटेरियल, किसमें बदल जाएगा, एजएमआर में, इज। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, क्या मिल्क, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, ड्रंक। लास्ट में क्वेश्चन, बाय whom इज मिल्क ड्रंक। समझ में आ गई ये बात, उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपके पैसिव वॉइस जो है किस कौन कौन सा हो गया आपका, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, और आपका इंटरोगेटिव खत्म। आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे सेंटेंस मैं करवा के चल रहा हूँ इसीलिए साथ ही साथ। चलिए आगे अगर मैं आपको बताऊं तो आगे हमारा जो टेंस है वो है भाई इम्पेरेटिव। कौन सा है, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव माने क्या होता है बताओ, आदेशात्मक वाक्य। क्या होता है, आदेशात्मक। आपको मैं इसके एक दो रूल फटाफट लिखवा देता हूँ। सबसे पहले रूल नंबर 1 जो है, देखो पहले तो इस सेंटेंस को समझना जरूरी है। इस सेंटेंस में कर्ता होता है वो है यू। जैसे मैं आपसे कहूँ स्टैंड अप, अब बताओ मैंने ये तो नहीं कहा ना कि स्टैंड अप माने क्या होगा, खड़े हो जाओ, लेकिन वास्तव में मेरा मतलब क्या था, तुम खड़े हो जाओ। तो यू जो है, जो तुम, जो वर्ड है ये हमेशा कैसा रहता है, हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है। यानी कि इसमें अब एक बात बताओ, किसी सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट। जब किसी सेंटेंस में से सब्जेक्ट हट गया, सब्जेक्ट छिप गया, तो टेंस में क्या बचा, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा कैसे बनाए जाते हैं, वर्ब से और ऑब्जेक्ट से। यानी कि और सेंटेंस में स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है, इसमें टेंस की स्टार्टिंग वर्ब से होती है, ध्यान रखिए आपको। रूल नंबर 1 की अगर मैं बात करूं इंपेरेटिव टेंस की, तो इंपेरेटिव टेंस में सबसे पहले जो मुझे यूज करना है कि मुझे टेंस का जो स्टार्ट है, वो टेंस का स्टार्ट मुझे किससे करना है बताओ, लेट से। किससे करूंगा मैं, लेट से। लेट के बाद रूल नंबर 2 देखो आप, लेट के बाद मैं क्या लगाऊंगा बताओ, लेट के बाद मैं पुट करूंगा अपने ऑब्जेक्ट को। जो इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो कैसे दे रखा होगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे आपको जो टेंस है वो दे रखा, जैसे कि मैंने कह दिया आपको गो आउटसाइड, गो आउटसाइड। तो इस तरीके से आपको बनाने हैं, ध्यान रखनी है इस बात को। चलिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लस जो भी आपकी वर्ब है उस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आपको क्या लिखना है बताओ, सॉरी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपको इसके बाद लगाना है, चलिए मैं आगे रूल में लिखाता हूँ। पहला रूल क्या है, टेंस को स्टार्टिंग लेट से, दूसरा लेट के बाद आपको क्या लगना है, ऑब्जेक्ट,
रूल नंबर 3 में हम लेट या पहले तो लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद क्या यूज करेंगे हम, बी। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बी, क्योंकि बिना बी के तो क्रिया अधूरी होती है। और रूल नंबर 4 क्या है हमारा भाई, कि लेट लगाऊंगा मैं, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाऊंगा, ऑब्जेक्ट के बाद बी लगाऊंगा, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिना थर्ड फॉर्म के स्वाद जो है वो नहीं आता है पैसिव वॉइस में, तो आपको पूरे जो है वो किस पे ध्यान रखना है, वर्ब की थर्ड। तो यानी कि मैंने, अब आप सोच रहे होंगे मैंने स्टेप बाय स्टेप क्यों लिखा है, एक साथ ही लिखा देता है इतने से, लेकिन फिर जो है ना वो आपके रूल दिमाग में बैठते नहीं है, इस वजह से मैंने एक एक करके इनको जोड़ा है, लास्ट में करके रूल निकला है। अब अगर मैं आपसे टेंस कहूं कि बताओ, ओपन द गेट, ओपन द गेट, इसका मतलब क्या है, दरवाजा खोलो, मतलब क्या है, तुम दरवाजा खोलो, लेकिन यू सब्जेक्ट कैसा है, छिपा हुआ। अब इसको आप पैसिव में बनाओ, यानी कि कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट आपको मेन वर्ब से चालू हो जाए ना, या डू नॉट से चालू हो जाए, तो समझ जाना वो टेंस कौन सा है, इंपेरेटिव से। बताओ ओपन द गेट कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या लगेगा बताओ, लेट, लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है बताओ, ये तो ओपन तो वर्ब है, तो द गेट तो क्या हो जाएगा, लेट द गेट। उसके बाद क्या है, बी, तो बताओ गेट के बाद क्या लग जाएगा आपका, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन की क्या हो जाएगी, ओपन। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस, लेट द गेट बी ओपन। समझ में आ गई सबको, एक टेंस और करो आप, बताइए, ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी। बताइए सबसे पहले मैं कैसे बनाऊंगा इसको, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एक चाय का प्याला, बताओ टेंस कैसे बनेगा, लेट, ऑब्जेक्ट क्या है, ए कप ऑफ टी, लेट ए कप ऑफ टी, बताओ क्या लगेगा, बी, है ना, ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है आपका, क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रिंग, और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रॉट, ब्रॉट, टू मी लिख लो या मी लिख लो, दोनों एक ही बात है, जो बचा हुआ है वो आपने आगे पुट कर दिया, तो लेट ए कप ऑफ टी बी ब्रॉट फॉर मी हो जाएगा, या मी। तीसरा, अगर मैं आपसे कहूं बताओ, शट द डोर, यानी कि दरवाजा बंद करो, कैसे करेंगे, लेट द डोर बी, बताओ वर्ब की थर्ड फॉर्म शट की क्या होती है, शट, शट शट शट, तीनों जो है वो एक ही जैसे टाइप से। चलिए, ये बात आपको सबको समझ में आ गई आसानी से, इंटेंस को कर लोगे, चलो आगे बढ़ते। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि मान के चलो, एक रूल तो हमारे पास ये है, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में वर्ड दे रखे हैं सर, या काइंडली, या वेल, या प्लीज, ये वर्ड अगर दे रखे हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है उस सेंटेंस में, केवल आपको लगाना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी का टेंस जोड़ देना है। समझ में आई कुछ बात, यू आर रिक्वेस्टेड टू, जैसे कि मैं आपसे कहूं बताओ, मैं आपसे कहूं प्लीज हेल्प मी, कैसे बनाऊंगा, कुछ नहीं करना है, प्लीज को हटा दो, प्लीज के लिए क्या लगा दो, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहां तक तो आप याद ही कर लो, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बताओ क्या बचा, जो वर्ब है उसको जोड़ दो फिर, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। समझ में आई कोई बात सबको, यानी कि हमको जब प्लीज और वेल सर दे रहे हैं, जैसे कि मैं एक टेंस में बताऊं, सर लीव मी, एक टेंस है, यानी कि मुझे छोड़ दो या मुझे छुट्टी दे दो, तो सर लीव मी, बताओ कैसे बनाऊंगा मैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू लीव मी। समझ में आ गई ये बात सबको,
कर लोगे। जब भी प्लीज सर वगैरह दे रखे हैं तो आपको किस में बदल देना है, यू आर रिक्वेस्टेड में, और टू लगा के, यू आर रिक्वेस्टेड टू है ना, पूरा के पूरा है, डॉट डॉट लगा के आपको ये बाकी का जो वर्ब है वो जोड़ देना है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज सबको पसंद आई होगी। चलिए आगे। एक रूल ये हो गया, एक रूल ये हो गया। अच्छा एक बात और, यदि एक नोट बना के लिख लेना भले, अगर किसी इंपेरेटिव में, इंपेरेटिव में क्या नहीं है बताओ, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इस रूल का प्रयोग करेंगे। अगर किसी टेंस में इंपेरेटिव में ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं कहूं आपसे बताओ कीप साइलेंस, एक टेंस है कीप साइलेंस, इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं, इसका पूरे का मतलब क्या होता है, चुप रहो या शांति बनाए रखो, ये पूरा एक वर्ब ही है हमारी, है ना, एक वर्ब है, कंबाइंड वर्ब है। अब एक बात बताओ, कीप साइलेंस ये पूरे एक वर्ड आ गया, अब आप इसको कैसे बनाओगे भाई, लेट से कब लगेगा, लेट लगेगा जब ऑब्जेक्ट होगा, इसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं, लेट साइलेंस भी कीप केप्ट थोड़ी होगा। अब एक बात बताओ, इसको जब मैं बदलूंगा तो बताओ कैसे बदलूंगा, यू आर, लेकिन आपको इसके हिसाब से बदलना है। देखो अगर सर्वेल वगैरह दे रखे हैं तो रिक्वेस्ट है, अगर उसमें ऐसा लग रहा है कि एक एडवाइस दे रहा है, क्योंकि इंपेरेटिव टेंस तीन चीज दिखाता है, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, तो जिस भी हिसाब से दिखा रहा है उसको रिक्वेस्टेड की जगह आपको चेंज कर देना है। जैसे कि अगर आपको दे रखा है, ये क्या है, आपसे क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, कोई दोस्त है एडवाइस दे रहा है या टीचर है तो ऑर्डर भी दे सकता है, तो यू आर एडवाइज्ड, उसके बाद टू कीप साइलेंस, बस बन गया। ये कौन सी स्थिति है, जब आपके पास ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं गो देयर, वहां जाओ, अब बताओ इस सेंटेंस में कहीं ऑब्जेक्ट है, नहीं है, बताओ इसको कैसे बनाऊंगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक बात। चलिए इसमें एक रूल और रह गया है छोटा सा, वो और मैं आपको बना देता हूं, फिर आपको एक चीज और बता दूंगा, आपके समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसके बाद का अगर मैं एक रूल और देखूं, यदि आपका जो इंटेरोगेटिव, जो इंपेरेटिव टेंस है ना, इंपेरेटिव, वो कैसा है, नेगेटिव है, और नेगेटिव का मतलब उसमें क्या दे रखा होगा, डू नॉट, यानी कि स्टार्टिंग उसकी किससे होगी, डू नॉट से, तो उस स्थिति में क्या करेंगे हम, उस स्थिति में हम लेट का प्रयोग करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, सॉरी उसके बाद क्या लगाऊंगा मैं, नॉट प्लस बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, नॉट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे टेंस है डू नॉट क्लोज द शॉप, डू नॉट क्लोज द शॉप, बताओ मैं इसको कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले लेट द शॉप नॉट बी, क्या होगा, क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, ठीक है, लेट द शॉप नॉट बी क्लोज्ड। तो ऐसे करके जो है, मैं इसमें एक दो टेंस और देख लेता हूं आपके लिए मिल जाए तो, चलिए इसमें मुझको नेगेटिव का कोई मिल नहीं रहा है, जैसे टेंस है आपके पास आ जाए डू नॉट स्मोक, अब बताओ इसमें आपको कहीं क्या दिख रहा है, डू नॉट, यही ना, इसमें कहीं आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा तो मैं किसका यूज करूंगा, इसका, यानी कि यू आर रिक्वेस्टेड, और बताओ टू से पहले क्या लगा दूंगा मैं, नॉट, तो नॉट टू स्मोक,
ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो मैं अपने लेट का प्रयोग करके बी से पहले क्या लगा दूंगा, नॉट लगा दूंगा। और अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट वर्ब भी है, तो फिर यू आर रिक्वेस्टेड यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है उसे लगा के मैं अपने इम्पेरेटिव टेंस बना। पेपर में, बोर्ड में 12th और 10th में मैक्सिमम चांस जो है वो होते हैं आपके असर्टिव के और इंटरोगेटिव के, इन दो में से ही पेपर में पूछता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा तैयारी जो है वो इन दोनों की करनी है। ठीक है, एक छोटा सा रूल जो है, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन आपको अपने पेपर के हिसाब से जितना पढ़ना है उतना ही बहुत है, बहुत से भी ज्यादा है। अगर किसी में एक चीज है, अगर एक्टिव टेंस में, एक्टिव में अगर कोई मॉडल दे रखा है, कोई मॉडल्स दे रखे हैं, जैसे दे दिया आपको क्या, शेल दे दिया, जो हमने विल शेल अभी बात की थी ना, वही विल शेल दे दिया, कैन कुड दे दिया, या मे माइट दे दिया, या फिर मस्ट दे दिया, शुड दे दिया, ये कोई भी वर्ड आपको अगर दे दिए तो जब मैं इनको पैसिव में बनाऊंगा तो मैं बताओ इनमें केवल क्या करूंगा, ये जितने भी मॉडल्स है ना मेरे पास, इन सब की सब मॉडल्स में मैं केवल क्या जोड़ दूंगा, बी। इन सब की सब मॉडल्स में मैं केवल क्या जोड़ दूंगा, बी। जैसे कि एक टेंस बताऊं मैं आपको, आई कैन डू इट, ये एक छोटा सा टेंस है, कैन लग रहा है यानी कि मॉडल वाला है, मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट। अब एक बात बताओ, सबसे पहले रूल क्या था हमारा इसमें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज, इट आ गया जाएगा, इट। बताओ इसमें वाज वर्ब का कोई फंडा ही नहीं है क्योंकि ये तो मॉडल से अलग से। तो कैन को मैं किस में चेंज कर दूंगा, कैन बी में। जितनी भी मॉडल्स आएंगे उन सबकी मॉडल में मैं केवल क्या चेंज कर दूंगा, बताओ उसमें बी जोड़ दूंगा, तो क्या हो जाएगा, इट कैन बी। डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन, डू डिड डन, डन बाई। समझ में आई बात? आगे देखते हैं, एक टेंस और आप देख लो इसका, यू शुड, you should kill the hen, you should kill the hen, तुम्हें मुर्गी मारनी चाहिए। बताओ कैसे बनाऊंगा, the hen, पहले और सब्जेक्ट चेंज हो गया, दूसरा मॉडल पे क्या लगा दूंगा, बी, शुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड बाई यू। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारी चीजें पसंद आई होंगी। ये हमारा पैसिव का पहला जो क्लास थी वो हमारी खत्म, और इस तरीके से आगे आपको जो क्लासेस हैं वो मिलती रहेंगी टॉपिक बाय टॉपिक, चाहे वो वोकेबलरी की हो चाहे वो ग्रामर की हो। और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं। फरवरी में जो एग्ज़ाम है तो वो मुश्किल से आपके पास 1 महीना है, तो 1 महीने के अंदर आपको ये सारी तैयारी में दोबारा से, पहले बहुत बच्चे करके बैठे होंगे, मैंने भी स्कूल्स में पहले करा चुका है, तो आपको बड़ा जो है वो बेनिफिट रहेगा अगर आप इस चीज़ को पढ़ लोगे एंड टाइम पे। और यकीन मानिए आपने अगर इन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो 90% मार्क्स आप अप्रॉक्स जो है वो लेके चलेंगे, क्योंकि ग्रामर और वोकेबलरी, और अगर मैं ग्रामर वोकेबलरी की ही बात करूं तो करीब 20 मार्क्स 12th एंड 10th में पूछा जाता है। तो यानी कि अगर आप इन दोनों को प्रिपेयर नहीं करोगे तो आप 80 मार्क्स में से डिफेंड कर रहे हो, यानी कि आपने अपने 20 मार्क्स तो पहले ही खो दिए। तो ये चीज़ आपके नंबर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आएगी। थैंक यू एंड गुड नाइट।